हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू हम एक कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं आईपीओ से रिलेटेड, और कुछ भाइयों के जो आईपीओ रूल्स से रिलेटेड कुछ सवाल आए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है भादोरा इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर इसका जो आईपीओ है वो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 103 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है, 1200 का लॉट साइज है, और यहाँ पर 55 करोड़ रुपए कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है, और खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 191 करोड़ रुपीज़ लगाने का ट्राई कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ 66% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला। कंपनी का जो आईपीओ आज के दिन लेके आ रहे हैं उनका नाम है यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो इनका जो पास्ट के अंदर में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं ऑन द लिस्टिंग डेट जो कि ये कंपनी लेके आए हैं उनकी, तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल देखने को मिल रही है। कुछ एक कंपनी की अगर हम लोग बात छोड़ दें, उसकी तो बाद में भी परफॉर्मेंस और ख़राब हुई है। बाकी ऑन एन एवरेज ये जो वैल्यू लेके आ रहे हैं कंपनियों की एट पार लेके आ रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो, राइट। तो अब इस कंपनी के एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, सवालों को ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो सवाल आया हुआ है यहाँ पर वो है कि अगर कोई बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर या कोटा के अंदर में अगर आईपीओ की फाइलें लगती हैं तो वहाँ पर डिवाइड बाय 5 होता है। इसका मतलब 10 में से एक का नंबर आने वाला है, ऐसा होता है। यस, ये रूल अप्लाई होता है। मैंने ये जो चीज़ है इस चीज़ को कंफर्म किया है। जो कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं उसके बाद में जब अलॉटमेंट होता है तो उसका एक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एक डॉक्यूमेंट जारी करती हैं, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आईपीओ की जो डिटेल्स होती हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, किसी भी कंपनी का आया हुआ, पहले पुरानी कंपनियों का आया हुआ। जब उसमें चेक करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो यही हर बार निकल के आता है कि बी एच एन आई कैटेगरी के अंदर में डिवाइड बाई 5 अप्लाई होता है, राइट। तो वो क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बिग एच एन आई कैटेगरी जो है इसके अंदर में मान के चलो 55 टाइम्स 52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये। तो इसको डिवाइड बाय 5 कर दें, इसका मतलब हर 10 लोगों में से एक बंदे को वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनआईआई कैटेगरी मींस एचएनआई प्लस एसएचएनआई। यस, बिल्कुल सही बात है। एनआईआई के अंदर ही दोनों कैटेगरी हैं। बिग एनआईआई बी एनआईआई कैटेगरी के अंदर 10% कोटा होता है ओवरऑल जो आईपीओ आने वाला है उसका, और एस एनआईआई कैटेगरी के अंदर 5% कोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या एक बैंक अकाउंट और 4 अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बट अलग अलग कंपनियों के लिए, उस एक कंपनी के लिए नहीं। मान के चलो आपके पास में 4 डीमेट अकाउंट, एक जीरोदा में, एक ग्रो में, एक चॉइस के अंदर में, एक फायर्स के अंदर में, बट उन सब के अंदर में आप ही का पैन कार्ड के डीमेट अकाउंट है, मतलब आप ही का पैन डीमेट अकाउंट्स हैं वो सारे, और सब में एक ही बैंक अकाउंट लगा हुआ है। तो आप लगा सकते हो, बट ये नहीं कर सकते कि आप एबीसी किसी कंपनी का आईपीओ उसमें इस डीमेट अकाउंट से भी लगा दिया, इससे भी लगा दिया, इससे भी लगा दिया, इससे भी लगा दिया, तो वो सारी जो एप्लीकेशन आपकी लगी हैं वो सारी रिजेक्ट हो सकती हैं। हाँ, अलग अलग कंपनियों के आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक भाई का नो वन कैन अप्लाई इन द शेयर होल्डर्स कोटा एज वेल इन एचएनआई। ओके, तो यहाँ पर भाई ने हमारी जो मिस्टेक है, कोई मिस्टेक हुई है शायद वीडियो के अंदर, वो उजारी की है, उजागर की है। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक देयर वाज अ मिस्टेक इन मेकिंग माई सेल्फ बींग अंडरस्टूड इन फ्रंट ऑफ यू। द थिंग इज कि जब हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी सारे कोटाज होते हैं, रिटेल कोटा होता है, एसएनआई कोटा होता है, बिग एनआई कोटा होता है। अब आप रिटेल कोटा और एनआईआई कोटा में से किसी एक में ही फाइल लगा सकते हैं, बेसिक रूल है ही। दूसरे कोटाज कभी कभी और आते हैं, जैसे शेयर होल्डर कोटा और एम्प्लॉय कोटा। अगर मान के चलो आप तीनों कोटाज के अंदर में फिल कर रहे हो, मगर आप एम्प्लॉय कोटा में भी आ रहे हो, आप शेयर होल्डर कोटा में भी आ रहे हो, और आप नॉर्मल कोटा में भी आ ही रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 3 फाइलें लगा सकते हो। अब आपके पास में ऑप्शन होता है, नो शेयर होल्डर कोटा के अंदर में आपकी जो फाइल लग सकती है वो 2 लाख रुपए से ऊपर की फाइल नहीं लग सकती। एम्प्लॉय कोटा के अंदर में आपकी अप टू 5 लाख तक की फाइल लग सकती है, राइट। तो आप एस एन आई कैटेगरी के तक भी फाइल लगा सकते हो। और जो लास्ट में जो एक कोटा आपके लिए नॉर्मल कोटा जो सबके लिए खुला रहता है, रिटेल या एनआईआई में से किसी एक में भी आप फाइल लगा सकते हो। सो अगर आप तीनों कोटा में फाइल करते हो, मतलब अगर फॉल करते हो, तो आप तीनों टाइप की फाइल लगा सकते हो। तो वहां पर अगर मैंने ये कहा था कि चांसेस ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए कि अगर आप तीनों ही जो फाइलें हैं वो रिटेल कोटा मतलब 2 लाख रुपए से नीचे की लगाओ, तो वहां पर अलॉटमेंट के थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो दिस क्लैरिफाइज द क्वेरी ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग ऑल दिस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कोलपाल और ज्योति लैब्स में दोनों में से 40% नीचे हैं, तो कौन सा सही रहेगा। ओके, दिस इज द एनालिसिस क्वेश्चन, वी विल कवर इट सम अदर टाइम। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम आईपीओ को देख लेते हैं डिटेल को। तो यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो उनको कंपनी पहले तो बोल रही है कि हमारे पास में और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको और एक्सपेंड करने वाले हैं।
राइट, प्रपोज्ड है वो चीज़ ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी पैसा है 20 करोड़ के आसपास में, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स कि रोजमर्रा का जो काम चल रहा है उसमें काम में लेने वाले, जो नई फैक्ट्री भी लग रही है तो उसमें भी तो काम बढ़ेगा, उसमें भी खर्च करने वाले हैं। कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं प्रदीप भादोरा जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का ऊपर में कोई केस वेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक गारंटी जरूर कंपनी ने एक जारी करवा रखी है 8 करोड़ रुपए तक की, अच्छी खासी करवा रखी है बाय द वे कंपनी के साइज के हिसाब से। कंपनी जो काम कर रही है वो 1986 से करती आ रही है, बट एम एस भादोरा मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है एम एस भादोरा इंडस्ट्रीज, उसके नाम से। उसके बाद में इन्होंने पीवीसी वायर, ये जो इन्होंने माइलस्टोन जो अचीव किए हैं वो माइलस्टोन्स को आप आराम से पोज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली इन्होंने कौन सी टाइप की जो वायर है कब बनाना चालू किया, एंड एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर इन द माइलस्टोन्स। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी नजर नहीं आ रही है, सब्सिडरी कोई नजर नहीं आ रही, कोई जॉइंट वेंचर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। साथ में ही आप लोग एक्सपीरियंस देख सकते हैं, शशांक भादोरा इस कंपनी के मेनली जो है इसको डायरेक्शंस दे रहे हैं। 32 की उम्र है, काफ़ी छोटी उम्र है वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट इनके पास में जो एक्सपीरियंस है, 32 की उम्र में क्या ही एक्सपीरियंस होगा, अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि ओवर 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है इनके पास में। दैट मीन्स कि इन्होंने फैमिली बिजनेस चालू की, मतलब फैमिली बिजनेस को एक्वायर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की महीना की सैलरी उठा रहे हैं। और जो ये जो लोगो है निद्युत, ये आज के दिन कंपनी के नाम पे नहीं है, जो पहले की पार्टनरशिप फर्म जो थी कंपनी के नाम पे उसके नाम पे ये लोगो है। बट ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस कंपनी के नाम पे इसको ट्रांसफर करवाने का काम कर रहे हैं। आज के दिन जो कंपनी जो ऑफिस वगैरह जो यूज करती है वो कंपनी के नाम पे नहीं है, सारे लीज के ऊपर में, जो कि फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी यूज कर रही है एवरीथिंग इज ऑन द लीज, बट लीज टाइम बहुत लंबे पीरियड के लिए है। एस्टेब्लिश्ड कंपनी के टाइप से इनके पास में लीज है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 99 ईयर्स के लिए लीज है, ये 69 ईयर्स का, ये भी 99 ईयर्स का। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके मैनेजमेंट यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 87 एम्प्लॉयज आज के दिन कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन में कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वायर होता है वो कैसे बनता है, उसका प्रोसीजर यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट कंपनी का जो एलटी एरियल बंच्ड केबल जो है, ये पर्टिकुलर जो केबल है सबसे ज्यादा आज के दिन बिकता है। उसके अलावा ये जो XLPE पावर केबल है ये भी बिकता है नॉर्मली, बट सबसे ज़्यादा जो है एरियल बंच्ड वाला बिकता है। और एरियल बंच्ड वाला कौन सा केबल होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ओवर हियर, दिस इज द एरियल बंच वाला केबल, जो कि मेनली आपके जो बाहर से जो गलियों के अंदर में से जो वायर जा रहा होता है ना, आगे से आगे घरों की तरफ पास हो रहा होता है, वो ये वाला वायर यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट, क्योंकि अब एक तो महंगा आता है और एक बार बिकता है तो फिर एक मतलब बड़े स्टॉक के अंदर में ही बिकता है, नॉर्मली घरेलू वाले खरीदते हैं। अब घरेलू जो हमारे घर में आता है वो हम लोग जो मेन लाइन से लेके आते हैं वो ये वाला केबल है। नेक्स्ट अब ये आप लोग इनकी फोटो देख सकते हैं, कंपनी यही सिर्फ वायर सी बनाती है आज के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है, तो दैट इज अराउंड 70-80% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्टिकुलरली ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर वायर की XLPE, इसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100%। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में एक्सपेंशन के लिए जो प्लान जो कर रही है कंपनी वो सही कर रही है, यहाँ पर बकवास नहीं चल रही है आई थिंक। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी जो फैक्ट्रीज की फोटोज वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एवरीथिंग। एंड यहाँ पर जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जैसे मैंने बताया EPC कॉन्ट्रैक्ट से ही, दैट मीन्स कि बड़े ऑर्डर्स ही मिलते हैं, बिकॉज वो वायर ही ऐसा है। EPC कॉन्ट्रैक्ट्स ही इनको देखने को मिलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि इनको बोल दिया कि आप जाके वायर लगा के आओ, बिछाओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं। गवर्नमेंट डिस्कॉम से भी इनके पास में ऑर्डर्स आते हैं, दैट्स अगेन नाइस, तो गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिलते हैं। अब थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर में हम लोग समझ लेते हैं कंपनी में कितना टोटल पैसा लगा हुआ। तो आज के दिन 48 करोड़ रुपीज इस पूरी कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास में है। पिछले साल तो है कंपनी का जो 10 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा था, इस साल 20 करोड़ हो गया है, बिकॉज कंपनी ने इस साल 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। 10 करोड़ तो यहाँ पर चलो यहाँ पर बैलेंस शीट में इंक्रीज हो गए, बट यहाँ पर 15 करोड़ रुपए और कहाँ से इंक्रीज हुए हैं, तो वहाँ पर कंपनी ने उधारी ली है काफ़ी अच्छी खासी। यहाँ पे देखो ये उधारी बढ़ी है 4 करोड़ से, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उधारी बढ़ी है 6 करोड़ रुपए से, और बाकी यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी उधारी बढ़ी हुई है। तो उधारी कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ाई, तो उधारी बढ़ाई है, इन्वेस्टर्स ने जो इकट्ठा किया पैसा है कहाँ गया कहाँ, तो यहाँ पर नया जो एक्सपेंशन है वगैरह कंपनी जो प्रोक्योरमेंट कर रही है
वहाँ पर जो है फैक्ट्री सेटअप वगैरह उसमें जो पैसा है वहाँ पर लगा हुआ है मेनली। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स में लग गया है कि पैसा जो है अटक गया है, माल तो ट्रांसफ़र हो चुका है बट पैसा अभी तक आया नहीं है। तीसरा यहाँ पर जो पैसा है वो कैश के अंदर में भी पड़ा हुआ है। सो मेनली जो उधारी वाला पैसा है वो यहाँ पर कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर हम लोग रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज काफ़ी अच्छा है, 18 करोड़ से 81 करोड़, 81 करोड़ से 110 करोड़ रुपए। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कंपनी इतनी पुरानी है, कब से काम करती हुई आ रही है और पिछले 3 साल के अंदर में इनका रेवेन्यू बढ़ना चालू हुआ है। सवाल पूछने वाला है। अभी अगर मान के चलो कि रेवेन्यू नॉर्मली चलता आ रहा है कि उससे पिछले साल यहाँ पर देखने मिल रहा है कि लगभग 70 करोड़ कमाए थे, फिर इस बार 81 करोड़ कमा लिए, इस बार 110 करोड़ रुपए। चलो आईपीओ ईयर के अंदर में बूम आ गया, आपने बहुत मेहनत करवाई, निचोड़ दिया कर्मचारियों को, सेल्स मैनेजर्स एंड एवरीथिंग, एंड उधारी पे बहुत माल बेचा, निकाल दिया। बट पॉइंट है कि 18 करोड़ से 81 करोड़, 81 करोड़ से 110 करोड़, तो ये तो फिर आप पहले तो सब मतलब सो ही रहे थे, राइट। तो ये थोड़ा सा लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया है। यहाँ पर ये पुश ऑफ सेल्स नजर आ रही है बहुत ही भयंकर तरीके से, जिसकी वजह से अगर आप लोग इनका नेट प्रॉफिट चेक करते हो तो नेट प्रॉफिट इज 11 करोड़ का। बट द पॉइंट इज कि सारा का सारा 11 करोड़ का 11 करोड़ ही पिछले साल के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, यहाँ पर सारा का सारा लगभग 9 करोड़ के आसपास का अटक गया है पैसा। यही चीज़ इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको नजर आएगी। कैश फ्लो इज ओवर हियर इज नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज 2 करोड़ 33 लैक्स। बट द पॉइंट इज कि एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, दूसरा ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंस कॉस्ट ये जाने वाला है, राइट। तो वो कैश कंपनी के पास में रुकने वाला नहीं है। तो दैट मीन्स कि कैश की तो कंपनी के पास में किल्लत दिक्कत है, जिसकी वजह से फ्यूचर में और लोन लेना पड़ सकता है। बट द पॉइंट इज कंपनी आईपीओ से अच्छा खासा पैसा उठा रही है और वो नए एक्सपेंशन के अंदर में खर्च करने वाली है। सो दैट मीन्स कि कंपनी जो है यहाँ पर उधारी भी चुकाने वाली आईपीओ से नहीं है। सो एक्सपेंशन है, चलो फैक्ट्री है, एवरीथिंग इज फाइन, 99 ईयर्स का लीज है, लॉन्ग टर्म विजन है, एवरीथिंग इज फाइन। बट कुछ सवाल यहाँ पर ये बन रहे हैं कि अब तक क्या कर रही थी, अचानक से 3 साल में ही जागी है, क्या बात क्या है? सिर्फ आईपीओ से पैसा उठाने के लिए जागी है या फिर इतनी सेल है नहीं, बस सिर्फ दिखाने के लिए है? सो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बाकी अगर इनको पी और पीबी रेशियो को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर 19 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज होकर 10 करोड़ के आसपास में कमाई की है, 191। सो डिवाइड बाय अगर 10 कर देंगे तो 19 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से तो इसका है 26 का, और इस पर्टिकुलर कंपनी है तो इसका है 16 का। सो पी रेशियो के हिसाब से जो इन्होंने जो अच्छी खासी उधारी पर माल दे दे कर भी जो पी रेशियो निकाल के लेके आए हैं वैल्यू के हिसाब से, वो स्टिल जो ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं उनके आसपास में नजर आ रहा है। बट हम इतनी वैल्यू उसको दे नहीं सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही पंप्ड अप सेल लग रही है, नॉर्मलाइज्ड सेल नहीं लग रही। दूसरी चीज नेटवर्थ को देखते हैं तो यहाँ पर 21 करोड़ के अलावा यहाँ पर कंपनी उठा रही है 50 करोड़, और मान लो तो 70 के हिसाब से 521 लगभग 2.89 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है। तो इसका है 5 का और इस पर्टिकुलर कंपनी का है 1.72 का। सो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उन्होंने एवरेज बीच में लगाई, तो अगेन वहां पे भी ज़्यादा करीब नजर नहीं आ रही है। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज ऑफ टूडेज वैल्यूज एंड एवरीथिंग इन द लॉन्गर रन। शॉर्टर रन का भी मेरा कुछ ज़्यादा यहाँ इस पर कुछ ज़्यादा क्रीम दिख नहीं रही, बिकॉज इन्होंने कंपेयरिंग वाइज भी कुछ छोड़ा नहीं है। एक बार चलो हवा किस तरफ बनाई जा रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग पॉजिटिव और हियर। ओके, पॉजिटिव वाइब नहीं भी आ रही है और यहाँ पर जीएमपी कुछ नहीं चल रहा है। सो दैट्स ऑल, माई व्यू इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लिस्टिंग इन एज ऑफ टुडेज वैल्यू। बाकी फ्यूचर में अगर कुछ सुधार देखने को मिलता है तो हम लोग देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।